हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमिनेंट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने अभी तक में सेलियन फीचर्स पढ़ा है और प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखते हैं सबसे पहले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मिलेगा। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 1 to 4 में इसके बारे में बात की गई। तो आर्टिकल वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 में हमें दो चीज़ें पता चलती है। क्या? पहले कि जो हमारा देश है उसका नाम क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो वो एक नाम पे डिसाइड नहीं कर पाए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें इंडिया नाम रखना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भारत नाम रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दोनों नाम रख दिए। तो हमने क्या कर दिया? इंडिया दैट इज भारत। और फिर दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलती है आर्टिकल 1 से, वो कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या है। तो नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? हमारा यूनियन है। लास्ट वीडियो में भी हमने जब बात की थी तो हमने बोला था कि इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, बट हमने इसको यूनियन डिस्क्राइब किया। यूनियन क्यों डिस्क्राइब किया? उसके दो रीजन है। पहला ये कि जो स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बने हैं, ठीक है। स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएसए बना था तो यूएस में जो स्टेट्स बने थे उस टाइम पे 13 स्टेट्स थे। जो 13 स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने वो साथ में बैठे और उन्होंने साथ में बैठ के एक एग्रीमेंट बनाया। और उस एग्रीमेंट के बाद जो यूएसए स्टेट था वो अभी जो यूएस है वो फॉर्म में आया, ठीक है। तो इंडिया का ये कोई जो इंडियन जो स्टेट्स थे वो उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था और इस वजह से इंडियन फेडरेशन फॉर्म में नहीं आया था। तो पहली चीज़ की कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट्स की वजह से, इसलिए फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। दूसरा, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है इंडिया से अलग होने का, ठीक है। मतलब कि आज यूपी चाहे कि वो इंडिया से दूर हो जाए और वो अपना एक अलग नेशन बना ले, वो नहीं कर सकता। स्टेट के पास सीट करने का राइट नहीं है, अलग होने का राइट नहीं है, ठीक है। तो ये दो रीजंस है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन यूनियन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम क्या क्या लेंगे? हम स्टेट्स को लेंगे जो इंडिया के अंदर आएंगे, प्लस यूनियन टेरिटरीज को लेंगे, प्लस जो भी एक्वायर टेरिटरीज, मतलब बाद में जो भी इंडिया एक्वायर करेगा टेरिटरीज, उन सारी चीज़ों को मिला के जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बनेगा। और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स होंगे, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो स्टेट्स हैं वो होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक्सप्रेशन है वो यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब जो सारे स्टेट्स हैं और जो सारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनका नाम क्या है, उनका एक्सपेंस कितना रहेगा, वो सब हमें कहाँ पे मिलेगा? वो शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें जो आपको आर्टिकल 1 में याद रखनी है वो ये कि आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज़ कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो नोशन है वो यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है। तीसरी चीज़ कि आर्टिकल 1 से जो जुड़ा हुआ शेड्यूल कौन सा है? वो हमारा शेड्यूल 1 है। अब दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। पहली चीज़ कि वो एडमिट कर सकता है। अब आपको ये समझना है कि एडमिट कर रहा है मतलब कि जो उस स्टेट की बात हो रही है जो इंडिया में अभी तक नहीं है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है? इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। सो ऑब्वियसली इस्टेब्लिश न्यू स्टेट मतलब कि अभी तक वो नहीं बना है। दो चीज़ें हो सकती है इसमें। क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा इंडिया है, यहाँ की कोई टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर की है, ये एक टेरिटरी है, तो या तो इंडिया इसको पूरी तरह से इसमें शामिल कर सकता है तो ये एडमिट न्यू स्टेट हो जाएगा, या तो ऐसी 2-3 टेरिटरीज यहाँ पे हैं जो इंडिया ने एक्वायर की है और इसको मिला के इंडिया ने एक नया स्टेट बनाया और इसको फिर इंडिया में एक्वायर कर लिया गया, तो ये हो जाएगा एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 जो है वो बात करता है उन स्टेट्स के बारे में जो कि अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे स्टेट्स को एडमिट कर सकती है इंडिया में या इस्टेब्लिश कर सकते नए स्टेट्स को अपनी कंडीशंस पे जो कि उसको सही लगता है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एम्पावर्स द पार्लियामेंट। तो सेकेंड आर्टिकल क्या है? इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आर्टिकल 3 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 3 बोल रहा है कि आर्टिकल 3 अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू। अब ये भी जो पावर दे रहा है वो पार्लियामेंट को ही दे रहा है, ठीक है। क्या पावर दे रहा है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। एक नया स्टेट आप बना सकते हो। कैसे? या तो आप किसी स्टेट की टेरिटरी को से उसको निकाल के एक नया स्टेट बना सकते हो, या तो 2 और मोर
दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स की टेरिटरी को जोड़ के बना सकते हो, या तो यूनियन टेरिटरीज में ऐसा कर सकते हो। बेसिकली इसका ये कहना है कि या तो आपके पास एक स्टेट है, इसमें से आपने काट के एक नया स्टेट बना दिया, या तो आपने इन दो स्टेट्स हैं उनमें से थोड़े थोड़े से पार्ट को लेके एक नया स्टेट बना दिया, या स्टेट या यूनियन टेरिटरी कुछ भी है। तो ये बेसिकली जो स्टेट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो स्टेट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से आप किसी भी स्टेट को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, बेसिकली ये कहना है। दूसरा क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, या किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया का नक्शा कैसे भी बदल सकते हैं, इंटरनल जो नक्शा है, ठीक है। इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी नक्शे हैं या जो भी स्टेट्स हैं वो पार्लियामेंट अपनी कंडीशंस में चेंज कर सकती है, ठीक है। और ये पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास है। ये हमारा आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम देखते हैं। पहली चीज़ तो इसमें है कि रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो मतलब कि जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी इंडिया में स्टेट्स, उनमें जो भी चेंज लाया जाएगा वो आर्टिकल 3 में मेंशन है कि वो किस कंडीशन पर लाया जाएगा और पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स है। आर्टिकल 2 में उन स्टेट्स के बारे में बात की गई है जो इंडिया का पार्ट अभी नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में 2 कंडीशंस के बारे में बात की गई है। क्या कंडीशन? पहली कंडीशन ये कि ऐसा कोई बिल जो कि किसी भी स्टेट को नया बनाने का है, या कोई भी मतलब आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में तभी पेश होगा जब उसके लिए आपके पास प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होगी, ठीक है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद इन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना आप ऐसा भी कोई भी बिल आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, मतलब कि बिल को रिकमेंड करने के पहले प्रेसिडेंट को ये बिल कंसर्न स्टेट्स को भेजना पड़ेगा। अब क्योंकि कंसर्न स्टेट को भेज रहा है, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये बिल भेजना होगा, वो उनके पास वो भेजना जरूरी है। बट अब स्टेट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्टेट जो भी रिकमेंडेशंस कर रहा है उस चीज़ को मानना या ना मानने की पूरी मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं कि वो इस बात को माने, जो रिकमेंडेशंस है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। या पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करे, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं स्टेट्स के रिकमेंडेशन को, ठीक है। प्लस एक और चीज़ कि अब मान लीजिए आपने स्टेट के पास में रिकमेंडेशन भेजा, स्टेट ने उससे कुछ चेंजेस किया और चेंजेस के बाद में पार्लियामेंट ने उस बिल में कोई अमेंडमेंट किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अमेंडमेंट के बाद भी वो स्टेट लेजिस्लेचर को बिल वापस से भेजा जाएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा बिल नहीं भेजा जाएगा, उस जो प्रपोजल है वो नहीं भेजा जाएगा, वो सिर्फ एक बार भेजा जाएगा रिकमेंड करने के पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो भी लॉज बनेंगे आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर, वो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपने जो भी लॉज बनाए हैं उसकी वजह से जो भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 368 में 2 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, एक तो जो स्पेशल मेजॉरिटी की वजह के साथ होता है और दूसरा जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स की सहमति होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा वो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं होगा ये लॉ। इसका ये मतलब, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि एक ऑर्डिनरी बिल की तरह वो पास किया जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी बिल की तरह पास किया जाएगा लेजिस्लेचर में ये बिल। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं इससे जुड़े हुए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं वो ये कि आर्टिकल 3 जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हो, उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो, एक नया स्टेट बना सकते हो, क्या आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर भी देता है कि पार्लियामेंट एक इंडिया की जो टेरिटरी है उसको किसी और कंट्री को दे सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये सवाल जो उठा था वो सबसे पहले उठा था बेरोबरी यूनियन केस में, जो कि आया था 1960 में। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है बेरोबरी यूनियन केस है वो ये रेफरेंस के साथ में रेफरेंस वाला केस था। रेफरेंस मतलब कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये केस रेफर किया था और आर्टिकल कौन सा? ये आर्टिकल 143 के थ्रू रेफर किया गया था, ठीक है। तो बेरोबरी बेसिकली क्या है? बेरोबरी जो जगह थी वो वेस्ट बंगाल का पार्ट थी जिसको ईस्ट पाकिस्तान को देना था, बिकॉज उस पर कुछ डिस्प्यूट्स थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबरी यूनियन केस में ये डिसीजन दिया था कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट की जो भी पावर है अंडर आर्टिकल 3 जो उसको मिलती है,
वो पावर किसी भी स्टेट को दूसरे कंट्री को देने की पावर नहीं है। मतलब कि पार्लियामेंट किसी भी टेरिटरी को जो कि इंडिया की का पार्ट है वो किसी और कंट्री को नहीं दे सकता, सिसीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेरोबरी यूनियन का डिसीजन था। इसके बाद और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सिसीडेड टू अ फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो आप आर्टिकल 3 के अंडर चेंजेस लाके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, पार्लियामेंट किसी भी टेरिटरी को जो कि इंडिया की है वो किसी और कंट्री को नहीं दे सकता है। अगर आपको कोई भी टेरिटरी जो कि इंडिया का पार्ट है उसको दूसरी कंट्री को देना है तो आपको आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबरी यूनियन केस में 1960 में जजमेंट दिया था। इसके बाद जो पार्लियामेंट उन्होंने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था और इसके बाद में बेरोबरी यूनियन को पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया था, ठीक है। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक और जो केस है वो है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमने 2015 में इनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, ठीक है। तो वो हमने कैसे किया था, वो भी तब भी हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2015 में। उसके थ्रू इंडिया ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर किए थे और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफर किए थे। अब इनक्लेव्स क्या होते हैं, तो देखिए इंडिया और जो बांग्लादेश की मान लीजिए बाउंड्री है, ये अराउंड 4000 किलोमीटर्स की बाउंड्री है, अराउंड 4000 किलोमीटर्स की बाउंड्री है। तो अब क्योंकि ये बाउंड्री है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे, इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे इनक्लेव्स हैं। इनक्लेव्स क्या होते हैं, ये वो रीजन्स हैं यहाँ पे जो कि या तो मतलब इंडिया और बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, तो ये वो रीजन है बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया क्लेम करता है इंडिया का है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रीजन बांग्लादेश के भी इंडिया में जो बांग्लादेश क्लेम करता है कि इंडिया के है। अब क्योंकि ये बाउंड्री डिस्प्यूट है और इस वजह से आप एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं बना सकते हो, इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से डिस्प्यूट्स रहते हैं और ओपन बॉर्डर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है कई बार। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, ये लैंड एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो इंडिया ने ऐसे ही बहुत सारे इनक्लेव्स, जो 111 इनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को दे दिए जो इधर वो क्लेम करता था, और बांग्लादेश ने ऐसे जो 51 इनक्लेव्स थे वो इंडिया को दे दिए, ओके। तो ये हुआ था बेसिकली 2015 में जब हमने एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज की थी बांग्लादेश के साथ में। अब इसके बाद क्या था, अब देखिए इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 प्रिंसली स्टेट में से 562 जब 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप तीन ऑप्शन सॉरी, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो जो डोमिनियन था, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। तो 565 में से 562 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो ये तीन थे इन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो तीन कौन से थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने इन तीन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का काम किया। तो हैदराबाद को हमने कैसे मिलाया, पुलिस एक्शन से मिलाया इंडिया में। जूनागढ़ को कैसे मिलाया, रेफरेंडम से मिलाया। रेफरेंडम इज बेसिकली कि आपने जो सिटीजन्स थे वहाँ पे से उनको राइट दिया कि आप वोट करो और आप वोट करके बताओ कि आपको इंडिया में रहना है या आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको कहीं और जाना है। तो रेफरेंडम के थ्रू हमने जूनागढ़ को इंडिया में मिला लिया। और उसके बाद हमने कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से मिलाया, मतलब कि जो कश्मीर का था उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसकी वजह से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। तो ये 1947 में हमने ये सब इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ये कर लिया। अब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसमें 4 तरह के स्टेट्स थे। पार्ट ए 4 डिवीजन था स्टेट्स का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट ए स्टेट्स में क्या थे, वो अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंस थे जो कि टोटल 9 थे। पार्ट बी स्टेट्स में क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी 9 थे। पार्ट सी स्टेट्स क्या थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे जो कि टोटल 10 थे। और पार्ट डी में एक था अंडमान निकोबार, तो टोटल 29 स्टेट्स थे, ठीक है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो पहली जो डिमांड थी वो थी कि आप रीऑर्गेनाइज करो स्टेट्स को। रीऑर्गेनाइज करो मतलब कि एक प्रॉपर तरीका हो जो स्टेट का डिवीजन होना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के होना चाहिए। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बढ़ने लगी तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बनाया। तो धर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। धर कमीशन को अपॉइंट किया गया था जून 1948 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसी साल में दिसंबर में। तो दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जो कि हेड, तो इस कमीशन को हेड कौन करते थे, इस कमीशन को हेड करते थे एस.के. धर। तो ये आपको कब अपॉइंट हुआ, कब रिपोर्ट सबमिट की, कई बार एमसीक्यूज में स्टेट गवर्नमेंट्स में पीएससी लेवल के एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो धर कमीशन को हेड कौन कर रहा था, एस के धर कर रहे थे। और एस के धर जो कमीशन था उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि स्टेट्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे और कल्चरल बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि जब इन्होंने कहा कि आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखे करना चाहिए, तो इस बात को बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं जो डिमांड करते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी साल, मतलब तभी और उसी टाइम पे दिसंबर 1948 में दूसरी कमेटी बनाई। दूसरी कमेटी कौन सी थी, जेवीपी कमेटी थी। तो जेवीपी कमेटी को दिसंबर 1948 में अपॉइंट किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की। जेवीपी कमेटी में कौन कौन थे, तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स थे जेवीपी कमेटी में। इन्होंने भी लैंग्वेज को एज अ बेसिस रिजेक्ट कर दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। अभी जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से, बिकॉज लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड, रिऑर्गेनाइजेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो जब इन्होंने जेवीपी ने जो रिकमेंडेशंस किया था कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते, उसको जब लैंग्वेज को जब रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और जब प्रोटेस्ट होने लगे तो जो एक एक्टिविस्ट थे, जो कांग्रेस के नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, पोट्टी श्रीरामुलु, ये अनशन पे बैठ जाते हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 56 डे का हंगर स्ट्राइक करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1953 में अक्टूबर में फर्स्ट लैंग्वेज बेस पे बना हुआ स्टेट को बनाना पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश बना था। तो आंध्र प्रदेश कैसे बना था, आंध्र प्रदेश पार्ट ए स्टेट्स में एक स्टेट था मद्रास, पार्ट ए में मद्रास था, अभी का वो तमिलनाडु। तो मद्रास में 2 लैंग्वेज के बेसिस पे, एक तमिल लैंग्वेज थी और एक तमिल, और दूसरी लैंग्वेज थी तेलुगु। तो तमिल स्पीकिंग एरियाज में से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट है, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश बना है अक्टूबर 1953 में। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट बना दिया तो दूसरे स्टेट्स भी मांग करने लगे कि आप दूसरे स्टेट्स पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फजल अली कमीशन को का अपॉइंटमेंट करती है। तो फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1953 में, और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सितंबर 1955 में। तो फजल अली कमीशन में 3 मेंबर्स थे, हेडेड बाय फजल अली, और उसके अलावा जो 2 मेंबर्स थे वो थे के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। तो 3 मेंबर कमीशन था, फजल अली प्लस के एम पनिकर एंड तीसरे थे एच एन कुंजरू। तो ये 3 मेंबर कमेटी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि लैंग्वेज को एक बेसिस बना सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन हमारी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी कि यूनिटी जो इंडिया की है वो बरकरार है। तो उन्होंने बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा, कि आप एक स्टेट को सिर्फ एक ही लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बना सकते। तो इन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाली थ्योरी को रिजेक्ट किया था, बट इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज को एक बेसिस माना जा सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को दी जाएगी, और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी कि हमारा जो यूनिटी है इंडिया का वो बरकरार रहना चाहिए। तो इस रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, और इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दिया था कि जो 4-fold क्लासिफिकेशन, मतलब कि पार्ट ए बी सी डी जो स्टेट्स हैं उसको आप हटा दो। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला था। तो इनके इस रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है, और जो कि 1956 में आता है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया जाता है, और ये क्या करता है कि ये 4-fold क्लासिफिकेशन को हटा देते हैं। तो पार्ट ए को पार्ट बी में मर्ज कर दिया जाता है, पार्ट सी को पूरी तरह से रिपील कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जो फजल अली कमीशन था उन्होंने 16 स्टेट्स को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने 16 स्टेट्स नहीं बनाए, उन्होंने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। तो एज ऑफ नवंबर 1, 1956 हमारे जो इंडिया थे उसमें कितने स्टेट्स थे, तो नवंबर 1956 तक हमारे जो स्टेट्स में थे वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो 1956 के बाद जो भी स्टेट्स बने हैं, जो भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस आए हैं, वो आपको खुद पढ़ने हैं, वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो 1956 के बाद में कौन से स्टेट्स बने, क्या चेंजेस हैं, वो सारे आपको खुद देखने पड़ेंगे। तो अब इसके बाद एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको कहाँ मिलेगा, तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 में मिलेगा। आर्टिकल आपको बताता है कि इसका नाम क्या होगा और नेचर कैसा होगा। तो आर्टिकल 1 क्या बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 आपको क्या बताता है, आर्टिकल 2 आपको बताता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो नए स्टेट्स को बना सकती है, मतलब कि फॉर्म न्यू स्टेट्स को बना सकती है, इंडिया में जोड़ सकती है और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स एंड देन उसको इंडिया का पार्ट बना सकती है। तो बेसिकली उन स्टेट्स के बारे में बात की गई है जो कि इंडिया का पार्ट पहले से नहीं है। आर्टिकल 2 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट्स में चेंजेस ला सकते हैं, मतलब कि 2 स्टेट्स में से कुछ एरिया निकाल के तीसरा स्टेट्स बना सकती है, या अलग एक यूटी और स्टेट को मिला के वो कर सकती है, या तो स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, बढ़ा सकती है, स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजेस ला सकती है, या स्टेट का नाम बदल सकती है। तो आर्टिकल 3 वो पावर्स देता है पार्लियामेंट को कि आप इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है इंडिया का वो चेंज कर सकते हो इंटरनल लेवल पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 बोलता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 आपको ये बताता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉज बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 नहीं होंगे, ठीक है। तो वो सारे जो भी लॉज बनेंगे वो एक नॉर्मल लेजिस्लेशन की तरह पास किए जाएंगे पार्लियामेंट में। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जुड़े हुए शेड्यूल कौन से हैं, तो जो भी ये सारे स्टेट्स होंगे जिनका नाम और इनका एरिया कितना होगा और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको शेड्यूल 1 में मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको जो पीपीटी है इसका PDF वर्जन मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।